हिंदुस्तान अखबार, मंगलवार 21 जुलाई 2026। अनादि बरुआ का लेख है, फुटबॉल में सिर मोर कैसे बना स्पेन। बीते 4 फीफा कप में यह तीसरा मौका था जब अर्जेंटीना टीम फाइनल खेल रही थी। साल 2014 में वह जर्मनी के हाथों पराजित हो गई थी, तो 2022 ने उससे फ्रांस को शिकस्त देकर विश्व विजेता का तमगा हासिल किया था। इस बार माना जा रहा था कि कप्तान लियोनेल मेसी का जादू चलेगा और चौथी बार उनकी टीम ट्रॉफी उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में एकमात्र गोल करके अर्जेंटीना के प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया और इस तरह जीत के साथ फुटबॉल से संन्यास लेने का मेसी का सपना भी टूट गया। टूर्नामेंट के बाकी मैचों से तुलना करें तो यह एक फीका फाइनल था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में 308 गोल हुए। फिर भी रविवार की रात एक अच्छा खेल देखने को मिला। स्पेन की टीम ने टिकी टाका और वन टच पर जोर दिया। टिकी टाका में जहाँ छोटे छोटे पास दिए जाते हैं और बॉल पर कब्जा बनाए रखने पर जोर होता है, वहीं वन टच में पास की गति तेज होती है और खिलाड़ी गेंद को रोकने या अपने पास रखने के बजाय सीधे दूसरे खिलाड़ी की ओर पास कर देता है। 90 मिनट तक एक भी गोल न करने के बावजूद उसके खिलाड़ियों ने अपना धैर्य नहीं खोया। सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ उन्होंने रणनीति अपनाई थी। वह व्यूह रचना इस बार अर्जेंटीना के खिलाफ भी आजमाई गई, जो समान रूप से सफल साबित हुई है। स्पेन के खिलाड़ी के पास देने में किस हद तक सक्रिय थे, इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि पूरे मैच के दौरान उन्होंने एक दूसरे को 803 बार पास दिए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी इसके लिए जूझते दिखे। वे 445 बार ही बाल साथी खिलाड़ी को दे सके। यही कारण रहा कि अर्जेंटीना का खेल काफ़ी हद तक रक्षात्मक और मुकाबले को धीमा करने वाला रहा। स्पेन के साथ अच्छी बात यही भी रही कि उसके खिलाड़ी अर्जेंटीना की तुलना में युवा हैं। फाइनल खेलने वाले लामिन यमाल तो महज 19 साल के हैं, जबकि अर्जेंटीना के कप्तान मेसी 39 साल के हो चुके हैं। मुकाबले के बाद जब यमाल रोते हुए मेसी के गले लगे तो उसका महत्व काफ़ी ज़्यादा था। यह एक से दूसरी पीढ़ी की जिम्मेदारी की बागडोर सौंपने का संकेत था। हालांकि मेसी को लेकर स्पेन की रणनीति इस बार कुछ अलग थी। पहले हमने देखा था कि विपक्षी टीम के 2-3 खिलाड़ी मेसी को घेर रहते थे, लेकिन स्पेन ने बजाय इसके कोशिश है कि फुटबॉल उनके पास पहुंचे ही नहीं। स्पेन के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देते हुए अर्जेंटीना के गोल पोस्ट के आसपास खेलते रहे। इस तरह मेसी स्पेन के गोल पोस्ट के नज़दीक होने के बावजूद विरोधी टीम के लिए बड़ा खतरा न बन सके। अर्जेंटीना की हार का एक कारण एंजो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिलना भी था। इसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा। गौरतलब है कि पूरे टूर्नामेंट में स्पेन सिर्फ एक गोल खाया, वह भी क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम द्वारा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस खिलाड़ी हमेशा एक टीम के रूप में खेलते रहे। इसी वजह से फर्नांडीज का डग आउट में आना अर्जेंटीना की मुश्किलें बढ़ा गया। देखा जाए तो यह पूरा टूर्नामेंट एक्शन और रोमांच से भरा रहा। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका था जब 48 टीमें मुकाबले में उतरी थीं। 200 से अधिक फीफा सदस्य टीमों ने एक दूसरे के मुकाबले करके फुटबॉल के इस महाकुंभ में खेलने का अधिकार हासिल किया। इसलिए टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट राउंड तक मुकाबले रोमांचक रहे। नतीजों के साथ साथ खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा। इसमें एशियाई टीमों की प्रशंसा लाजमी है। इस विश्व कप में एशिया ने अपने मजबूत छाप छोड़ी है। जापान, ईरान, इराक, कतर, जॉर्डन, कोरिया, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान के हाथों में एशिया की बागडोर थी, जिनमें से जापान और ईरान ने खास तौर से चौंकाया।
जापान की टीम ने नीदरलैंड के साथ ड्रा खेला। स्वीडन को बराबरी पर रोकने में वह सफल रही। ट्यूनीशिया को 4-0 से हराया। यहाँ तक कि 32वें मुकाबले में उसने ब्राज़ील को करीब-करीब रोक ही दिया था। उस मुकाबले में उसे 2-1 से ज़रूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे खिलाड़ियों के फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीत लिया। रही बात ईरान की, तो वह बेशक अभी जंग के मैदान में अमेरिका और इजराइल के सामने हैं, लेकिन खेल में मैदान में उनके जुझारूपन को खूब तारीफ हो रही है। उसे अपनी सूझबूझ और खेल कौशल का भरपूर परिचय दिया। यही वजह है कि ग्रुप मुकाबलों में ईरानी टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया और न्यूजीलैंड, बेल्जियम और मिस्र के मुकाबला ड्रा करवाया। इसे फीफा की उपलब्धि ही कहेंगे। राजनीति मतभेदों वाले देशों में शांतिपूर्ण ढंग से मैदान में मुकाबला किया। यह इस बात को पुष्टि करता है कि खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है और निष्पक्षता खेल की सच्ची भावना का प्रतीक है। फुटबॉल का बुखार भारतीयों के भी सिर पर चढ़कर बोला, खासकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फुटबॉल प्रेमियों ने रात भर जाकर मैच देखे। लेकिन स्पेन की जीत ने लाखों प्रशंसकों को मिडफील्डर रोडी फेरान टोरेस और युवा सनसनी पाउ कुबार्सी का मुरीद बना दिया है। हमारे देश में भी फुटबॉल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कई अच्छे खिलाड़ी दिख जाते हैं। अगर उनका सही तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास किया जाए, यानी उन्हें स्काउटिंग मिले और ज़रूरी प्रशिक्षण दिए जाए, तो कई भारतीय युवा खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप का यह रोमांच भारतीय फुटबॉल की नीति निर्माताओं को भी विशिष्ट प्रयास करने को प्रेरित करेगा। अगला लेख है प्रदर्शन और समझदारी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में छात्रों की प्रदर्शन ने पूरे देश को ध्यान खींचा। जंतर मंतर से संसद भवन तक नाराज युवाओं ने जिस तरह से मार्च किया और पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को संभाला, इसकी चर्चा देश के स्वाभाविक की ही है। सोमवार की सुबह एक वक्त ऐसा लगा था कि समाधान निकल आया। सरकार की ओर से संवाद की पहल शुरू हुई और सोनम वांगचुक का नजरिया नरम पड़ा था। उन्होंने मूल रूप से 3 शर्तें रखी। सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल में मिली विफलताओं व पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरी, सांसद और सीजेपी नेता संसद पहुंचे और सियासी दल इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दें। तीसरी, विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल में उनसे मिलने आए और उन्हें भी यही आश्वासन दें। ऐसा माना गया कि वांगचुक की शर्तों को सरकार मान लेगी और यह भी माना गया कि सीजेपी ने अपनी शर्तों में ढील दे दी। सरकार ने बात सुनने की शुरुआत की तो सीजेपी के नेताओं ने अनशन तोड़ दिया। बहरहाल दिन ढलने से पहले ही सीजेपी की 3 बड़ी शर्तें सामने आ गई। संसद मार्च के दौरान सीजेपी के 2 प्रतिनिधि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले और अपनी 3 प्रमुख मांगें रखीं। पहली, सोनम वांगचुक की रिहाई। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और तीसरा, नीट की वजह से जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। वांगचुक के नरम रुख के बाद सीजेपी के गरम रुख से बात उलझ गई और यह कहा जा सकता है कि इन मांगों को मानना सरकार के लिए आसान नहीं है। फिर भी उसे संवाद से समाधान निकालने के प्रयास जारी रखने चाहिए। ध्यान रहे, आंदोलन तेज होने के बाद सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच यह पहला औपचारिक संवाद था। छात्रों और युवाओं को संतुष्ट करने की जरूरत है। संसद मार्च कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा बहुत कम हुआ है जब कोई प्रदर्शन संसद भवन के इतने पास पहुंचा। यह अपने आप में गंभीर प्रश्न है कि ऐसी नौबत क्यों आई। पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, लाठीचार्ज, धरपकड़ से यातायात की समस्या देखने में आई। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने मार्च निकालने की मंजूरी नहीं दी थी।
तब 20 मार्च निकाला गया। इससे स्वाभाविक ही हालात तनावपूर्ण हो गए। सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि हालत और ना बिगड़े। दोनों ही पक्षों को सतर्कता बरतनी चाहिए। किसानों के आंदोलन के समय दिल्ली और लाल किले में जिस तरह से उपद्रव हुआ था, वैसा फिर नहीं होना चाहिए। ऐसे आंदोलनों में असामाजिक या विपक्षी राजनीतिक संगठन तब जब शामिल हो जाते हैं, तब उग्रता की आशंका बढ़ जाती है। सरकार के प्रबंधन पर भी प्रश्न उठेंगे। वाकई पेपर लीक भारत में एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका समाधान सरकार को पूरी मुस्तैदी व कड़ाई से निकालना चाहिए। इतने बड़े देश में पेपर लीक के दोषियों के लिए ज़्यादा कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल संसद सत्र चल रहा है, तो राजनीति से बचा नहीं जा सकता, पर सभी पक्षों को देश के सम्मान को सर्वोपरि रखना होगा। आज जरूरी है इस आंदोलन को संवेदनशीलता से संभाला जाए, ताकि देश के अन्य शहरों या इलाकों में यह फैलने ना पाए। अगला लेख है स्पेन और अमेरिका। जनरल फ्रांको का स्पेन आज भी संयुक्त राष्ट्रों की बरादरी से बहिष्कृत है। जनरल फ्रांको हिटलर और मुसोलिनी की मदद से स्पेन में सत्तारूढ़ हुए थे। इस उपकार का बदला उन्होंने द्वितीय महायुद्ध में चुकाया। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति को खुले रूप में प्रकट किया और युद्ध में प्रकट भाग न लेते हुए हिटलर मुसोलिनी को यथासंभव सहायता पहुंचाई थी। जनरल फ्रांको फासिस्ट मित्रों की सहायता से स्पेन की प्रजातंत्री सरकार को गला घोटने के बाद स्पेन के तानाशाह बने हुए हैं। किंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है, पश्चिमी राष्ट्रों का स्पेन के प्रति अपना रुख नरम होता जा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्पेन प्रति मित्रता जोड़ने में अमेरिका सबसे आगे है और वह इस वार जरूरत नहीं समझता। अमेरिका के शासक तानाशाही राष्ट्रों के कट्टर विरोधी होने का दम बढ़ते हैं, किंतु अपनी इष्ट सिद्धि के लिए तानाशाह जनरल फ्रांको को गले लगाने को प्रस्तुत नजर आते हैं। अमेरिका के सैनिक विशारदों ने यह अनुभव किया कि सैनिक कारणों से पश्चिम यूरोप की रक्षा योजना में स्पेन का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसका एक तरीका तो यह हो सकता है कि उत्तरी अटलांटिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में स्पेन को भी शामिल कर लिया जाए, किंतु ब्रिटेन, फ्रांस आदि इस गुट के अन्य राष्ट्र इसके लिए सहसा प्रस्तुत नहीं हो सकते। स्पेन अमेरिका को अपने देश में समुद्री और हवाई अड्डे कायम करने की इजाज़त दे सकता है और बदले में अमेरिका स्पेन को युद्ध सामग्री और आर्थिक सहायता दे सकता है। इस विषय में स्पेन के साथ आरंभिक वार्ता चलाने के लिए अमेरिकी एडमिरल शेरमन ने हाल ही में स्पेन की राजधानी की यात्रा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ट्रम्प ने स्वीकार किया कि स्पेन के प्रति अमेरिका की नीति एक हद तक परिवर्तन हुआ है। अमेरिका की इस नीति परिवर्तन पर अटलांटिक गुट के राष्ट्रों में खासी हलचल मची है। एस श्रीनिवासन का लेख है जलवायु आपदा पर दक्षिण के राज्यों में मंथन शुरू। इस वर्ष देश में खेती किसानी गंभीर संकट से गुजर रही है। इसकी मूल वजह अल नीनो की वापसी है और मौसम विभाग ने इसके कारण 15 जुलाई तक देश के 60% जिलों में कम बारिश होने का अनुमान लगाया है। पूरे भारत में आसमान और अनियमित वर्षा के कारण स्थिति और खराब होने की आशंका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश भर के 112 ऐसे जिलों की पहचान की है जो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में कम वर्षा और गंभीर चिंता का विषय बन गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल किसान और कृषि विशेषज्ञ भी अधिकारियों पर आपातकालीन उपायों में तेजी लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दक्षिण के किसान विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इनकी कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। इसलिए उन्हें सूखा राहत के लिए केंद्र से धन मिलने को
लेकर आशंका है, क्योंकि मनरेगा की जगह आई बीवीजी रामजी योजना में राज्यों को अपना 40% योगदान देना होता है, जबकि मनरेगा में यह शून्य था। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर अल नीनो का बुरा असर पड़ा है। यही मानसून खरीफ फसलों के सिंचाई के लिए जरूरी होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से जलाशयों में पानी का स्तर कम होने, पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने, मवेशियों के लिए चारे की कमी और फसलों के खराब होने की खबरें आ रही हैं। क्योंकि उसके बाद बारिश नहीं हुई, हालत यह है कि सूखे कारण पूरे कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जाने लगी है। चूंकि अगले 2 महीनों में हालात सुधरने की उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए राज्य सरकार ने भी किसानों से कहा कि पानी नहीं है तो वे खेती ना करें। ऐसे में किसान 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सूखा राहत व कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तो लगभग 70% कृषि भूमि में कोई खेती नहीं हो रही। धान, कपास और मक्का वाले पारंपरिक इलाकों में सिर्फ 50% खेती में बुवाई हुई है। राज्य के 678 मंडलों में 400 बुरी तरह सूखा प्रभावित हैं। वहाँ मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। राज्य के किसान इस बात से बेहद खफा हैं कि उप मुख्यमंत्री और पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री पवन कल्याण ने इस संकट पर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक के किसान नेता इस बात से नाराज हैं कि राजनेता अपना ज़्यादातर समय दलीय राजनीति में बिता रहे हैं, लेकिन ग्रामीण संकट पर वे ध्यान नहीं दे रहे। आंध्र के आईटी मंत्री नारा लोकेश के इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वह बड़े निवेश और वैश्विक विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन कृषि संकट जैसी आसपास की बड़ी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। तेलंगाना भी ज्यादातर जलाशयों में पानी का स्तर 30% से नीचे गिर गया है। राज्य में पीने का पानी का संकट पैदा हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 90% कम बारिश होने की आशंका है। चूंकि मिट्टी में नमी का स्तर तेजी से कम हो रहा है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय और सरकार के कृषि विस्तार विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे कम पानी वाली फसलों पर ध्यान दें। नतीजतन राज्य के अंदरूनी इलाकों में भीषण गर्मी है। अनोखी भौगोलिक स्थिति होने के कारण तमिलनाडु को 2 मानसून प्रणालियों से बारिश मिलती है। अधिकारियों को चिंता है कि क्या मौजूदा अल नीनो का असर दिसंबर में आने वाले उत्तर पूर्वी मानसून पर भी पड़ेगा। यहाँ के बागानों पर भारी खतरा मंडरा रहा है। अब मानसून वर्षा में 34% की कमी है। एक अच्छी बात यह भी कि दक्षिण राज्यों में जलवायु आपदा पर बात शुरू हो गई है। हालांकि ये देश के कुल अनाज उत्पादन में केवल 15 से 20% का योगदान करते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने धान और दालों की जगह नकदी फसलों की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा हो रहा है। जे कृष्णमूर्ति का लेख है, मनुष्यता का कैसा विभाजन। पिछले दिनों एक सज्जन मिले और बोले, आपके कुछ व्याख्यान मैंने पढ़े और सुने हैं। मुझे आपका कहना बहुत निषेधात्मक लगा। उसमें कोई मार्गदर्शक सुझाव, जीवन का कोई विधायक मार्ग नहीं है। यह प्राचित दृष्टिकोण अत्यंत विनाशकारी है और देखिए उसे कहाँ लाकर छोड़ा है। आपका निषेधात्मक रवैया और विशेष रूप से आपका यह आग्रह कि समस्त विचार से मुक्ति आवश्यक है, इन पश्चिमी लोगों को बहुत दिग्भ्रमित करता है, जो स्वभाव और आवश्यकता से उद्यमी रहे हैं। आप जो सिखा रहे हैं वह हमारी जीवन प्रणाली की पूर्णतः विरुद्ध है। मैंने उससे कहा, पूर्व और पश्चिम के लोगों के बीच का यह विभाजन भौगोलिक और मनमाना है। इसका कोई मौलिक महत्व नहीं है। हम भले किसी एक रेखा के पूर्व या पश्चिम में रहते हो, हम भूरे, काले, गोरे या पीले रंग की हों, फिर भी हम सब मनुष्य हैं जो दुख भोगते हैं और आशा रखते हैं। परंतु मनुष्य इसको अपनी
संस्कार भद्रता के अनुसार विभाजित कर लेता है। प्रेम भौगोलिक नहीं है, जिसे एक महाद्वीप में पवित्र माना और दूसरे में नकारा जाता है। मनुष्य के बीच यह विभाजन आर्थिक और शोषण के प्रयोजन से किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्ति स्वभाव में या अन्य विशेषताओं में भिन्न होते हैं। समानता होती है तो भिन्नता रहती है। यह सब काफी स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यात्मक है। विभिन्नता देखते हुए हमें समानता का भान मान रखना होगा। बाह्य अभिव्यक्तियां अलग हो सकती हैं और हैं भी, परंतु इन बाहरी रूपों और प्रकट की पृष्ठभूमि में लालसाएं, दबाव, उत्कंठाएं और भय एक जैसे ही हैं। इसलिए शब्दों में हम ठगे ना जाएं। सभ्यताओं में जलवायु, परिस्थिति, भोजन इत्यादि के अनुरूप भेद होगा, परंतु पूरे विश्व में संस्कृति मूलतः एक ही है। करुणावान होना, बुराई से दूर रहना, उदार होना, ईर्ष्यालु ना होना, क्षमाशील होना इत्यादि। इस मूलभूत संस्कृति के अभाव में यहाँ या वहाँ की कोई भी सभ्यता विघटित अथवा विनष्ट हो जाएगी। तथाकथित पिछड़े लोगों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वे बहुत ही जल्द पश्चिम की तकनीकी जानकारी सीख सकते हैं। वे भी युद्ध पिपासु जनरल, वकील, पुलिस वाले और यातना गिरोह तथा अन्य उपायों के साथ निर्कुश तानाशाह बन सकते हैं। संस्कृति एक पूरी तरह से अलग मसला है। ईश्वर पर प्रेम या मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी आसानी से सुलभ नहीं है और इसके बिना भौतिक सुखता का अधिक अर्थ नहीं रहता। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।